हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर के डिवीज़न से, यानी कि उनके प्लेस कौन से अर्ली पीरियड में आए थे और कौन से ऐसे में, तो उनके हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम शेक्सपियर के डिवीज़न और क्लासिफिकेशन, उनके प्लेस की जो क्लासिफिकेशन है और डिवीज़न है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस पीरियड में उनका जो फर्स्ट पीरियड था यानी कि अर्ली एक्सपेरिमेंट था तो उसमें कौन से प्ले आए थे, फिर सेकंड जो पीरियड था डेवलपमेंट का पीरियड था उसमें कौन से प्ले आए थे। तो वो ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये पेड पीडीएफ है। ओके, ये मेरी पेड पीडीएफ है, ये आपको 7/9 में मिल जाएगी। सिर्फ टीजीटी मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन है ये सभी के लिए, चाहे वो टीजीटी चाहे वो पीजीटी हो गए। कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपका टर्म्स वगैरह आ रहा है, लिटरेरी टर्म्स आ रहे हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स आ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आ रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है ये आपको 189 में मिलेगा। ये 4 राइटर पर है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है, ये ध्यान रखना है। एंड थर्ड जो है ये आपको 199 में मिल जाएगा। MCQs है, 4 राइटर पर MCQs है और ये 1 लाइनर है, ये ध्यान रखना है, ये 1 लाइनर है। तो तीनों अगर लेते हैं तो आपको 467 होता है। आफ्टर डिस्काउंट 399 में आपको ये PDF मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ये PDF परचेज़ कर सकते हैं। एंड 2 PDF और भी है, जिसमें ये आपकी PGT की PDF है, जिसमें मैंने इसमें 18 राइटर को कवर किया है। 1 लाइनर के थ्रू इसमें आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर है। 18 राइटर, उनके वर्क सब लाइनें वाइनें सब कवर है। एंड ये आपको मिल जाएगा 269 में। देन ये आपकी ग्रामर की PDF है, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल्स है। इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें ना ही आपको वोकैब मिलेगी, ना ही इसमें 1 वर्ड है, ना ही आपका इडम्स फ्रेज है, ना ही सिनोनिम एंटोनिम नहीं है। बाकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं ग्रामर के वो सब मिलने वाले हैं। 249 में आपको ये मिल जाएंगे। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, इसी नंबर पे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, डिवीज़न क्लासिफिकेशंस ऑफ शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर के प्लेज के डिवीज़न और क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट पीरियड में अगर हम देखें, मतलब विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस को ना, जो आपके लिटरेरी स्कॉलर हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनके पीरियड को, उनकी जो राइटिंग एरा था, मतलब उनका रचना काल था, और उनकी शैली के आधार पर अलग अलग पीरियड में उन्होंने क्या किया है, विभाजित कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पीरियड में क्या क्या आता है। फर्स्ट पीरियड अर्ली, जिसे हम कहेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट पीरियड को हम क्या कहते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट, ये ध्यान रखना है। 1 मिनट, यस, ओके। फर्स्ट पीरियड को क्या कहेंगे, अर्ली एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इस पीरियड में क्या हुआ था, दिस पीरियड इंक्लूड द नैरेटिव पोएम्स। इस पीरियड में इनका कुछ नैरेटिव पोएम्स इंक्लूड्स हैं, लाइक जैसे वीनस एंड एडोनिस जो आपका कब आया था, 1593 में आया था। रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में आया था। टाइटस एंडोनिकस 1594 में आया था, ये भी 1594 में आया था। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी है। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेजेडी की बात आई है तो एक बात यहाँ और है, यहाँ पे फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी कौन सी है, जब भी आएगा, जब आएगा मैं तब बताऊंगी। मैंने कितनी बार बताया है, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी कौन सी है, तो रोमियो एंड जूलियट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट है फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी। और फर्स्ट ट्रेजेडी आपका टाइटस एंडोनिकस है, जो कब आया था, ये इनके अर्ली एक्सपेरिमेंट पीरियड में आया था, यानी कि फर्स्ट पीरियड में इनके आया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इनका प्ले आता है, ये ध्यान रखना है, इनका प्ले आता है हेनरी 6। हेनरी 6 तीनों पार्ट आते हैं, 1591 से 92 के बीच में इनके तीनों पार्ट आते हैं। आपने बस इतना ध्यान रखना है ना, फर्स्ट पीरियड जिसे हम अर्ली एक्सपेरिमेंट कहेंगे, 4 पीरियड में है। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जो डिवीज़न, शेक्सपियर के प्लेज को ना क्लासीफाई किया गया है या डिवीज़न किया गया है 4 पीरियड में। जो फर्स्ट पीरियड का नाम क्या है, अर्ली एक्सपेरिमेंट। इस पीरियड में जितनी भी प्लेज आए होंगे ना शेक्सपियर के, वो इमेच्योर होंगे। मेच्योरिटी जो लेवल होगा ना वो इसमें नहीं दिखेगा, यानी कि शुरुआती जो प्ले होंगे उसमें इमेच्योरिटी आपको दिखेगी।
परिपक्व नहीं देखने को मिलेगा। और कहाँ पे परिपक्व देखने को मिलेगा वो हम देखेंगे भी आगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। ये हो जाएगा वीनस एंड एडोनिस, ये इनकी नैरेटिव पोयम है। बताती चलूँगी इनका जॉनरा भी। वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रीज, ये दोनों इनकी नैरेटिव पोएम्स हैं। देन टाइटस एंडोनिकस आ गया, ये इनका फर्स्ट ट्रेजेडी है। हेनरी सिक्स, ये तीनों पार्ट आए थे 1591 से 92 के बीच में। ये क्या था, ये हिस्टोरिकल प्ले था, ये ध्यान रखना है। फिर लव स्लेबर लॉस्ट, ये 1595 में आया था। कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये 94-95 के बीच में आया था। ये दोनों जो प्ले हैं ये कॉमेडी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों जो प्ले हैं ये कॉमेडी हैं। देन इनका क्या आया था, रिचर्ड थर्ड, ये 1593 में आया था। और रिचर्ड सेकंड जो है, पहले रिचर्ड थर्ड आया था, ध्यान रखना है, पहले रिचर्ड थर्ड आया था 1593 में। देन रिचर्ड सेकंड आया था 1595 में आया था। तो ये ध्यान रखें, डेट इतनी ज़रूरी नहीं है, डेट पूछा नहीं जाता, लेकिन तब भी अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डेट भी याद करनी है, डेट जनरली पूछी नहीं जाती, ठीक है। तो ये याद रखना है 1595 में। ये दोनों प्ले भी इनका हिस्टोरिकल प्ले है, ठीक है। किंग जॉन 1595 में आया था, रिचर्ड सेकेंड और किंग जॉन एक साथ 95, ये भी हिस्टोरिकल प्ले में ही आता है। टू नोबल किंग्समैन, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये दोनों भी अर्ली पीरियड में आते हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों भी आते हैं। टू नोबल किंग्समैन ये पूरी तरह से शेक्सपियर का प्ले नहीं है, ऐसा माना जाता है कि पूरी तरह से शेक्सपियर का प्ले नहीं है, इसमें कोलैबोरेशन है जॉन फ्लेचर का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये भी कॉमेडी है, प्ले है, ये भी ट्रेजेडी नहीं है, तो ये भी आपके इसी पीरियड में आया था। ये सारे प्लेज अगर आप देखेंगे तो इमेच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, शेक्सपियर के प्लेज का इमेच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट ट्रेजेडी है, ये टाइटस एंडोनिकस, ये फर्स्ट ट्रेजेडी है और जिसमें रिवेंज लिया गया है, ट्रेजेडी है, तो ये ध्यान रखना है। हेनरी सिक्स जो है, ये तीनों, ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जिसमें इंग्लैंड के राजा हेनरी सिक्स के शासनकाल और उनके दौरान जो भी स्ट्रगल थे वो दिखाया गया है, ये ध्यान रखना है। लव स्लेबर लॉस्ट भी एक कॉमेडी है जो 1595 में आया था। रिचर्ड थर्ड, ठीक है, रिचर्ड थर्ड जो अगर देखेंगे, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, लव स्लेबर लॉस्ट किस पे बेस्ड है, तो ये ध्यान रखना है कि जिसमें प्रेम, शिक्षा और भाषा के खेल का दिखाया गया है इसमें, लव स्लेबर लॉस्ट में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, लव स्लेबर लॉस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉमेडी ऑफ एरर्स क्या है, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स भी आपका कॉमेडी ही है, 1594-95 के बीच में आया था कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें एक छोटी सी सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। अगर ये बात किया जाए तो ये जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है, ये ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट, जिसमें पहचान की गलतियों और एक हास्यप्रद परिस्थितियों का समावेश है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी रिचर्ड थर्ड है, ये जो प्ले है ये राजा रिचर्ड थर्ड की सत्ता की लालसा, उनके पतन की कहानी को दिखाता है। बाकी किंग जॉन है और रिचर्ड सेकेंड में भी यही चीज़ें हैं, जो राजा रहता है, जो किंग रहता है, रिचर्ड सेकेंड के शासनकाल, उनकी सत्ता में बेदखली की कहानी पर बेस्ड है। किंग जॉन भी है, तो ये भी प्ले जो है हिस्टोरिकल प्ले है, ये राजा जॉन के शासनकाल और उनके जो राजनीतिक स्ट्रगल है उसके बारे में दिखाता है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये शेक्सपियर की शुरुआती कॉमेडी में से एक है, ध्यान रखना है, शुरुआती कॉमेडी में से एक है ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है, ध्यान रखना है, ओके, जिसमें दोस्ती, प्रेम, विश्वासघात, ये सारा इसका थीम है, विषय है, ठीक है, प्रेम है, लव है और फ्रेंडशिप है, बीट्रेयल है, सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। टू नोबल किंग्समैन, ये भी शेक्सपियर, ये भी पूरी तरह से, अभी मैंने बताया ना, शेक्सपियर के पूरी तरह से प्ले नहीं है, ये जॉन फ्लेचर के कोलैबोरेशन से लिखा गया है, इसमें भी प्रेम और मित्रता के बीच में संघर्ष दिखाया गया है, ठीक है। वैसे तो अगर मैं देखा जाए तो एक एक प्ले की बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे, लेकिन हमें बस यहाँ पे जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे कि अर्ली एक्सपेरिमेंट यानी कि फर्स्ट पीरियड में शेक्सपियर के कौन से प्ले आते हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इनके जो शुरुआती पीरियड के जो भी प्ले थे शेक्सपियर के, उसमें अलग अलग शैलियों और सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया गया है, जिनके उनके जो साहित्यिक टैलेंट, आगे लिटरेरी टैलेंट का विकास हुआ और उन्होंने आगे जाके अपनी रचनाओं में इसकी नींव भी बनाई, लेकिन ये इमेच्योरिटी भी दिखती थी इनके शुरुआती प्लेज में, ठीक है। सेकेंड जो पीरियड है, इस पीरियड को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस पीरियड को डेवलपमेंट, वो एक्सपेरिमेंट का पीरियड था, जो फर्स्ट पीरियड था वो अर्ली एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये अर्ली एक्सपेरिमेंट था। एंड सेकेंड पीरियड था डेवलपमेंट का पीरियड था, इसे कहा जाता है, इस पीरियड प्रोड्यूस द प्लेज, इस पीरियड में प्लेज आए, ठीक है,
इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं इस पीरियड में, तो ये देखेंगे रोमियो एंड जूलियट आया, ठीक है, 1595-97 के बीच में रोमियो एंड जूलियट। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो ये जो सेकंड पीरियड जो आया था ना, ये डेवलपमेंट का पीरियड था, और इस पीरियड में जितने भी प्लेस थे ये मेच्योर थे, इनके प्लेस में मेच्योरिटी दिखती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उनके नाटक की जो प्रतिभा थी वो विकास की ये पीरियड माना जाता है उनके नाटक का। सबसे ज़्यादा इनके प्लेस यहाँ पे फेमस हुए, और ये बहुत प्रभावशाली भी इनके प्लेस में प्रभावशाली इफेक्टिवनेस देखने को मिलता था, परिपक्व देखने को मिलता था इनके प्ले, ठीक है। तो इनकी इस दौरान इनकी ट्रेजेडी भी आई, कॉमेडी भी आया और हिस्टोरिकल प्ले भी आए, ठीक है। जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, ये मेच्योरिटी दिखाता है। ये कब आया था, 1595-97 के बीच में आया था। फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है जैसे मैंने के ऊपर बताया। मिडसमर नाइट ड्रीम 1595-96 के बीच में आया। मर्चेंट ऑफ वेनिस 96-97, कहीं कहीं आपको 98 मिलता होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस का, लेकिन आपने ध्यान रखना 96-97। हेनरी फोर्थ का दोनों पार्ट आपका इसी पीरियड में आया था, डेवलपमेंट पीरियड में आया था, सेकेंड पीरियड में आया था, ये ध्यान। और हेनरी सिक्स का तीनों पार्ट वो अर्ली पीरियड में आया था, अर्ली एक्सपेरिमेंट पीरियड में आया था, ये ध्यान रखना है। और हेनरी फोर्थ का दोनों पार्ट इसी पीरियड में आया था। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1597 में आया था। मच अडू अबाउट नथिंग 1598 में। एज यू लाइक इट 1599। हेनरी फिफ्थ 1599। ये दोनों प्ले आपके हिस्टोरिकल प्ले आए थे। रोमियो एंड जूलियट जैसे कि ये ट्रेजेडी है। मिडसमर नाइट ड्रीम ये कॉमेडी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस ये ट्रेजिक कॉमेडी में माना जाता है। हेनरी फोर्थ ये आपका हिस्टोरिकल प्ले है, ठीक है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये कॉमेडी है। मच अडू अबाउट नथिंग कॉमेडी है। एज यू लाइक इट ये एक पेस्टोरल, अब कॉमेडी बोल सकते हो, पेस्टोरल कॉमेडी है लेकिन पेस्टोरल कॉमेडी है। हेनरी फिफ्थ क्या है, ये भी हिस्टोरिकल प्ले है, तो ये ध्यान रखना है। ये सेकंड पीरियड में आया था। सेकंड पीरियड इनका क्या कहलाता है, डेवलपमेंट, यानी कि विकास हो रहा था इनके प्ले का, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। और अगर एक एक प्ले का देखा जाए कि रोमियो एंड जूलियट ये ट्रेजेडी है जो कब आया था, 1595-97 के बीच में आया था। इसमें क्या क्या दिखाया गया है, इसमें लव, प्रेम और भाग्य की सबसे प्रसिद्ध दुखांत प्रेम कहानी को दिखाया गया है। इसमें रोमियो और जूलियट नामक प्रेमी दो लवर रहते हैं अपने परिवारों के झगड़ों के कारण। ट्रेजेडी के अंत में लास्ट में इनको क्या मिलता है, ट्रेजेडी मिलती है। क्यों, इनके जो फैमिली है, फैमिली के झगड़ों के कारण। तो ये जो प्ले है ये एक युवा प्रेम को दिखाता है, भाग्य को दिखाता है, समाज के संघर्ष को दिखाता है, रोमियो एंड जूलियट। दूसरा मिडसमर नाइट ड्रीम, ये एक कॉमेडी है, ये एक शानदार रोमांटिक कॉमेडी है शेक्सपियर की, जिसमें इन्होंने लव भी दिखाया है, लव भी देखने को मिलता है, जादू भी, मैजिक भी देखने को मिलता है, परियों की दुनिया को दिखाया गया है इसमें मिडसमर नाइट ड्रीम में। तो प्ले में अलग अलग प्रेम कहानियाँ और हास्यप्रद घटनाएँ भी इंटरविंड होती हैं इसमें, ठीक है, ध्यान देना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये कब आया था, 1596-97, कहीं कहीं 98 भी आता है। तो ये ध्यान रखना है कि इस प्ले में न्याय, जस्टिस दिखाया गया है, मर्सी और बदले की भावना को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि शाइलॉक नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक यहूदी साहूकार है, एक जूइश मनी लेंडर है, जो अपने शर्त के अनुसार ही, अपने शर्त के अकॉर्डिंग ही एंटोनियो से 1 पाउंड मांस मांगता है, जो प्ले का सबसे फेमस पार्ट है। ये ध्यान रखना है। पूछा जाए कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का फेमस पार्ट क्या है, तो यही पार्ट है जो वो कंडीशन रखता है कि अगर तुम इतने पैसे नहीं दे पाओगे तो तुम बदले में क्या दोगे। कंडीशन क्या रखता है, मुझे 1 पाउंड मांस चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि कैसे कैसे पोर्शिया उसे फिर से सही कर देगी, ठीक है। बस वो ये कह रहा था कि मुझे उसने एक कंडीशन रखा, किससे, एंटोनियो से रखा, 1 पाउंड मांस के लिए। ये फेमस पार्ट होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ध्यान रखना है। अब मैरी वाइफ्स विंडसर की अगर बात करें, कॉमेडी की बात करते हैं। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की अगर बात करें तो ये 1597 में आया था। ये एक हल्की फुल्की कॉमेडी है, आप इसे एक हल्की फुल्की कॉमेडी के रूप में रख सकते हो। और मिडसमर नाइट ड्रीम एक शानदार रोमांटिक कॉमेडी है, ये ध्यान रखना है, शानदार रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। और जो आपका मैरी ऑफ विंडसर, ये एक हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें सर जॉन फॉलस्टाफ नामक एक, इसमें जो कैरेक्टर है ना, सर जॉन फॉलस्टाफ इसमें भी कैरेक्टर है, इसमें भी है, हेनरी फोर्थ में भी है और इसमें भी है। फॉलस्टाफ नाम का एक कैरिकेचर कैरेक्टर है जो दो मैरिड महिलाओं के, मतलब क्या करता है, 2 मैरिड वीमेन होती हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में खुद ही मूर्ख बन जाता है, फूल बन जाता है, कुछ इस तरह स्टोरी है। मच अडू अबाउट नथिंग 1598 के करीब आया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी है।
जिसमें गलतफहमियां और चालाकियों के कारण प्रेमी अलग हो जाते हैं और इवेंचुअली उनका पुनर्मिलन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपने देखेंगे हिस्टोरिकल प्ले में अगर आएंगे तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है, जो आपका 1597-98 दोनों पार्ट आए थे। इसमें इंग्लैंड के जो राजनीतिक हालात थे, राजकुमार जो हाल था, यानी कि बाद में वो हेनरी जो राजकुमार जो था ना, प्रिंस हाल, हेनरी फोर्थ में ही था ना प्रिंस हाल। थोड़ा बस एक सारांश लेके चल रहा है कि क्या दिखाया गया है, क्या प्ले में बताया गया है। ठीक है, तो हेनरी फोर्थ में जो प्रिंस हाल है, जो बाद में हेनरी फिफ्थ भी बन जाता है, ठीक है, उनके बारे में दिखाया गया है। सर जॉन फॉलस्टॉप जैसे हास कैरेक्टरों को दिखाया गया है। फिर पार्ट 2 में भी वही चीज़ें दिखाई जाती है कि इस प्ले में पहले पार्ट को, घटनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे इसका जो पार्ट 1 है ना, इस चीज़ को, इसकी कहानी को इसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो प्रिंस हाल है उसकी मेच्योरिटी को दिखाता है, इंग्लैंड के सत्ता संघर्षों को दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड पीरियड में अगर हम आए, ये आपका हो गया सेकेंड पीरियड। आपने ये ध्यान रखना है कि इस पीरियड में इनके जितने प्लेस थे सब मैच्योर दिखते थे। उनके जो नाटक थे ना, लेखन, उनकी जो राइटिंग में परिपक्व हमको देखने को मिलते थे, एक इफेक्टिवनेस देखने को मिलता था, प्रभावशाली हो गए थे। उनके कॉमेडी और ट्रेजेडी में एक गहरा इमोशन देखने को मिलता था। ठीक है, ऐतिहासिक जो उनके हिस्टोरिकल प्ले थे, उनपे जो आपके किंग थे, जो शासक थे, उनकी छवि अधिक ऐसा दिखाते थे, मानो लगता था कि वो रियल है, सजीव दिखने लगता है, एकदम रियलिस्टिक दिखाई देता था इस पीरियड में जो इनके प्लेज आए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो लैंग्वेज यूज़ होती थी, जो डायलॉग, उसकी जो स्ट्रक्चर था वो इतना प्रभावशाली और कलात्मक हो गया था ये इस पीरियड का जो प्ले थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो उनके सेकंड पीरियड, ये जो सेकंड पीरियड इनका चल रहा था, शेक्सपियर के जो प्ले थे उनके विकास में महत्वपूर्ण रही है। बहुत मतलब विकास हुआ उनके प्ले का, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी राइटिंग में गहरी मानव प्रवृत्तियों, हास्य, राजनीति, प्रेम को सम्मिलित किया। तो ये ध्यान रखना है, मैच्योर था ये। नेक्स्ट पे आएंगे थर्ड पीरियड पे, मैच्योरिटी एंड ग्लूम। ये और मैच्योरिटी बढ़ गई, यहाँ तो विकास हो रहा था, ये ध्यान रखना है। यहाँ विकास हो रहा था, मैच्योर सब आपको देखने को मिलेगा इसमें भी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे पूरी तरह से परिपक्वता मिल गई थी इनके प्लेस को। ठीक है, ध्यान रखना है। शेक्सपियर के जो उनकी जो लिटरेरी जो क्या बोल सकते हैं, साहित्यिक यात्रा के जो तीसरा जो पीरियड था वो क्या था, मैच्योरिटी एंड ग्लूम। इसको क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी एंड ग्लूम। थर्ड पीरियड इनका मैच्योरिटी और ग्लूम का था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो लगभग 1599 से मैच्योरिटी और ग्लूम ये कहाँ से कहाँ तक था, 1 मिनट, 1599 से 1608 तक ये फैला हुआ था। 99 से 1608 तक ये फैला हुआ था। ये जो आपका मैच्योरिटी एंड ग्लूम का जो पीरियड था, थर्ड पीरियड था। ठीक है, इस पीरियड में उनकी जो राइटिंग थी वो गहन मानवीय भावनाएं, नैतिक दुविधाओं और जीवन की जटिलताओं को प्रतिबिंबित करती थी। मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल था ये। ठीक है, इसमें पूरी तरह से मैच्योर थे इनके प्ले, ये ध्यान रखना है। जैसे कि उनके सोनेट्स हो गए, जो कब आए थे, 1609 में, इसी में आए थे। 8 तक था, लेकिन 1609 में ध्यान रखना उनके सोनेट पब्लिश हुए थे। इन्होंने कितने सोनेट्स लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखे थे। ठीक है, जो लव के बारे में दिखाता है। खैर, आते हैं 12th नाइट 1601 में आया था, ये ध्यान रखना है। 12th नाइट जो है, टेमिंग ऑफ द श्रू, ये 1592 एंड 94 के बीच में आया था। थर्ड पीरियड की बात हो रही है ये, जो पीरियड है मैच्योरिटी एंड ग्लूम की। अब इस पीरियड में जो भी प्ले आए थे, मैच्योरिटी उसमें देखने को मिलेगी, ग्लूम देखने को मिलेगा। ठीक है, जूलियस सीजर 1599 में आया था। हैमलेट 1601 में, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा 1602, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ये भी आपका 1603 से 4 तक था। मेजर 4, किंग लियर 1605 से लेके 8 तक, 1608, मैकबेथ 1606, ओथेलो 4 है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा 1606 से 7, टिमन ऑफ एथेंस 1607। तो ये ध्यान रखना है, ये पीरियड 1599 से आपने ध्यान रखना है 1608 तक माना गया था। ये 12th नाइट आपका क्या है, कॉमेडी है, ये ध्यान रखना है। टेमिंग ऑफ द श्रू भी कॉमेडी है। जूलियस सीजर भी आपका हिस्टोरिकल प्ले है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपका जूलियस सीजर है। आप ये बोल सकते हो यहाँ पे, अगर हम जूलियस सीजर की बात करें तो ट्रेजेडी में आता है
और ये जो प्ले है ये राजनीतिक साजिश, विश्वासघात और सत्ता की भूख की कहानी को दिखाता है, जिसमें रोम का जो सम्राट जूलियस सीजर की हत्या और उसके बाद की घटनाएं दर्शाई गई। हत्या हुआ है तो ट्रेजेडी है, ठीक है, जूलियस सीजर, ये ध्यान रखना है। हैमलेट भी ट्रेजेडी है। हैमलेट क्या है? ट्रेजेडी है, जो 1601 के करीब आया था। शेक्सपियर की सबसे फेमस ट्रेजेडी में से एक है। इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी इसी बीच आई थी। इस वजह से ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैच्योरिटी से इस सारे प्ले में मैच्योरिटी देखने को मिलती है, तो ये याद रखना है। ये 4 इनकी ट्रेजेडी इसी पीरियड में आई थी, ठीक है, 3rd पीरियड में, मैच्योरिटी एंड ग्लूम पीरियड में। ओके, तो हैमलेट जो है इनकी सबसे फेमस ट्रेजेडी में से एक था। ये प्ले डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट की कहानी है, जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए संघर्ष करता है। इसमें ये दिखाया गया है। ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा ये 1602 में आता है। ये भी ट्रेजेडी है, ठीक है, ये भी ट्रेजेडी है, जिसमें ट्रोजन युद्ध के, अब ये जो बेस्ड है ट्रोजन युद्ध के पृष्ठभूमि से स्थापित रहा है, यानी कि बेस्ड रहा है ट्रोजन वॉर के, ठीक है, ट्रोजन वॉर, ये ध्यान रखना है। और ये प्ले प्रेम, युद्ध, विश्वासघात के विषयों को दिखाता है। आगे हम देखेंगे अगला जो है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये जो प्ले है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये प्ले प्रेम, धोखे और पुनर्मिलन की कहानी है, जिसमें जो हीरोइन, मतलब इसमें अगर देखा जाए इसकी जो हीरोइन है हेलेना, है ना, हेलेना इसी में है। और बर्ट्रम, इसका बिलबेड रहता है बर्ट्रम, ठीक है। हेलेना क्या करती है? अपने प्रेमी बर्ट्रम को पाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करती है। मेजर फॉर मेजर ये कॉमेडी है। इसमें क्या होता है, ये आपका 1603 से 4 के बीच में आया था, 1604 में ही आया था। इस प्ले में न्याय, नैतिकता, भ्रष्टाचार के मुद्दों को दिखाया गया है, जहाँ एक शासक कठोरता और दया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। किंग लियर अगेन ट्रेजेडी है ये। इसमें भी क्या दिखाया गया? सत्ता की किंग लियर में दिखाया गया कि एक जो ओल्ड रहता है, एक वृद्ध राजा की कहानी होती है। ओल्ड रहता है, वो अपनी संपत्ति को अपनी बेटियों में बांटने के बाद विश्वासघात और पागलपन का सामना करता है। इसमें ये दिखाया जाता है। ये भी ट्रेजेडी है। मैकबेथ, सत्ता की लालसा, अपराध बोध की कहानी है ये। मतलब ये प्ले स्कॉटलैंड के एक महान योद्धा मैकबेथ के पतन को दर्शाता है, जो राजा बनने के लिए हत्या का रास्ता अपनाता है। एंटनी और क्लोपेट्रा, ये भी आपकी ट्रेजेडी ही है। ये भी ट्रेजेडी है, जो रोम के जनरल मार्क एंटनी और मिस्र की रानी क्लोपेट्रा की प्रेम की कहानी है। मिस्र की रानी आई थिंक इजिप्ट की रानी रहती है ना, क्लोपेट्रा। उन दोनों की प्रेम की कहानी होती है, जो राजनीति और प्रेम के बीच को संघर्ष को दिखाती है। एंड टीमोन ऑफ एथेंस है, टाइमन ऑफ एथेंस इसे बोलते हैं। तो ये जो प्ले है एक उदार व्यक्ति टाइमन की कहानी है, जो अपने दोस्तों द्वारा धोखा खाए जाने के बाद समाज में एकदम विमुख हो जाता है। तो कुछ इस तरह इस सारे प्ले का थोड़ा थोड़ा हम देख लिए हैं कि इस प्ले में क्या क्या दिखाया गया है, किस पर बेस्ड है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और 12th नाइट ये एक कॉमेडी है, ओके, ये एक कॉमेडी है। बाकी टेमिंग ऑफ द श्रू, कहाँ गया टेमिंग, ये भी एक कॉमेडी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ये तीनों प्ले ना प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। ये तीनों प्ले ना प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है, इन तीनों प्ले को एस बोस ने कहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th नाइट में क्या कहानी है। तो ये पहचान, गलतियाँ, प्रेम और हास्य, एक कॉमेडी परिस्थितियों की कहानी है, जहाँ एक ट्विंस रहते हैं, मतलब एक ट्विंस रहते हैं, भाई बहन, वियोला और सेबेस्टियन के इर्द गिर्द पूरी तरह कहानी घूमती है, ठीक है। ट्विंस रहते हैं, वो दोनों बिछड़ जाते हैं, बहन का नाम वियोला रहता है, भाई का नाम सेबेस्टियन रहता है। तो इन दोनों के बीच की कहानी घूमती रहती है। टेमिंग ऑफ द श्रू अगर देखा जाए, ठीक है, ये जो प्ले है, एक जिद्दी महिला रहती है जिसका नाम कैथरीना रहता है। इसकी हीरोइन क्या है? कैथरीना, ठीक है, कैथरीना, जिसको केट भी कहते हैं, कैथरीना। और उसके जो पति उसका रहता है, उसका हस्बैंड रहता है पेट्रोचियो की कहानी है, जो उसे वश में करने की कोशिश करता है, कुछ इस तरह। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे आएंगे, 4th में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमें जो यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ना है कि फर्स्ट पीरियड में कौन से प्ले आए थे, कौन से उनके प्ले मेच्योरिटी, कौन से पीरियड के प्ले थे जो मेच्योर थे। अगर इसमें ज़्यादा बताने लग जाए तो कन्फ्यूज हो जाती है चीज़ें, ठीक है, अगर एडिशनल नॉलेज देने लग जाओ तो। 4th पीरियड में हम आएंगे। 4th पीरियड को हम क्या कहेंगे? लेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
लेट एक्सपेरिमेंट। दिस लास्ट पीरियड इंक्लूड द प्लेज, यानी कि फोर्थ पीरियड यानी कि लास्ट पीरियड में उनके कौन कौन से प्लेज आए हैं लास्ट पीरियड में। तो जैसे सबसे पहले देखेंगे कोरियोलेनस जो 1608 में आया था, पेरिक्लिस 1608 में, सिम्बलिन 1610 एंड 11 में आया था, विंटर्स टेल भी 1610 एंड 11, टेम्पेस्ट 11, हेनरी 8 जो है वो 1613 में आया था जो कि अनफिनिश्ड था। ठीक है, ये जो इनके लास्ट प्ले थे ये ध्यान रखना है। कोरियोलेनस तो एक ट्रेजेडी है, कोरियोलेनस नहीं कहेंगे, पेरिक्लिस हो गया, एंड सिम्बलिन जो विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, ये इनके जो लास्ट प्ले हैं ये ड्रामेटिक रोमांस भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कोरियोलेनस ये 1608 में आता है। ये जो प्ले है ये रोमन जनरल कोरियोलेनस की कहानी है जो अपनी वीरता के बावजूद जनता के प्रति अपने जो अभिमान और तिरस्कार के कारण पतन का सामना करता है। तो ये ध्यान रखना है। पेरिक्लीस जो है ये भी 1608 में आता है। ये जो प्ले है ये टायर जो प्रिंस ऑफ टायर के राजकुमार पेरिक्लिस की यात्रा के बारे में दिखाता है। ये प्ले जो अलग अलग चुनौतियों और रोमांचों का सामना करते हुए इवेंचुअली वो अपने परिवार से पुनः प्राप्त कर लेता अपने परिवार को। और ये प्ले ना पुनर्मिलन को दिखाता है, फॉरगिवनेस को दिखाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखेंगे सिम्बलिन ये 1011 में आया था। ये जो प्ले था ये ब्रिटेन के राजा सिम्बलिन की कहानी है जिसमें धोखा, पहचान की गलतियाँ और प्रेम के जीत कैसे तत्व शामिल हैं इस प्ले में देखने को मिलता है। ये प्ले रोमांस और ट्रेजेडी के मिश्रण के साथ मानवीय कमजोरी को सदगुणों को दर्शाता है। तो सिम्बलिन में अगर हम देखें तो ट्रेजिक कॉमेडी भी है। ठीक है, जब इमोजन जब बन जाती है फिडल तो वहाँ पे वो मरने का नाटक करती है लेकिन एक्चुअल में वो मरी नहीं रहती है। तो इस तरह वहाँ पे दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रोमांस ट्रेजेडी का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, रोमांस भी और ट्रेजेडी भी दोनों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि इसमें जो मिश्रण मिलता है ट्रेजिक कॉमेडी नहीं, इसमें जो मिश्रण मिलता है रोमांस का मिलता है, इसीलिए इसे ड्रामेटिक रोमांस कहते हैं। रोमांस का मिलेगा प्लस ट्रेजेडी। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये इसलिए ड्रामेटिक रोमांस है। विंटर्स टेल पे आएंगे। ये भी आपका 10 और 11 में आया था। ये जो प्ले है ईर्ष्या और रिपेटेंस पुनर्मिलन की कहानी है जिसमें राजा जो राजा रहता है लियोन्टीज अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करता और अविश्वास के कारण ट्रेजेडी का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखती हैं। टेम्पेस्ट आप देख सकते हो ये एक जादूगर रहता है ना, प्रॉस्पेरो की कहानी है जो एक आइलैंड पे अपने दुश्मनों से बदला लेने की योजना बनाता है लेकिन अंततः क्या होता है, क्षमा और सुलह का मार्ग अपनाता है। लास्ट में क्या करता है, ये माफ़ भी कर देता है, फॉरगिवनेस कर देता है। फॉरगिवनेस दिखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। फिर हेनरी 8 है 1613 में, ये पब्लिश हो रहा था, परफॉर्म्ड हो रहा था। कहाँ पे, थिएटर में, ग्लोब थिएटर में परफॉर्म्ड हो रहा था। उस समय क्या हुआ था, ये अनफिनिश्ड क्यों रह गया, क्योंकि उस समय ग्लोब थिएटर में आग लगने के कारण ये अनफिनिश्ड रह गया। तो 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। 1614 में ग्लोब थिएटर को दोबारा से रिबिल्ड किया जाता है, यानी कि दोबारा से उसको सही किया जाता है। तो ये ध्यान। हेनरी 8 में क्या, ये इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 के शासनकाल की घटनाओं पर बेस्ड है जिसमें राजनीतिक साजिशें, विवाह, शादी वगैरह, धार्मिक परिवर्तन भी शामिल हैं। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपने देखना है, ये लास्ट पीरियड था। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, अच्छा एक चीज़ थी जो हमारा हिस्टोरिकल प्ले का जो टेट्रालॉजी है ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक मिनट, मैं यहीं पे बता दे रही हूँ। जब यहाँ पे प्ले की बात हो रही है तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि उनके जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो टेट्रालॉजी में आए थे। तो फर्स्ट टेट्रालॉजी में उनके कौन कौन से प्ले थे, सेकेंड टेट्रालॉजी में कौन कौन से प्ले थे। तो ये ध्यान रखना है। जो आपकी फर्स्ट टेट्रालॉजी थी, फर्स्ट टेट्रालॉजी जो थी हेनरी 6 से लेके रिचर्ड 3, यानी कि हेनरी 6 के तीनों पार्ट, हेनरी 6 का जो रहेगा उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें। एंड देन रिचर्ड 3। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, पार्ट 1, सेकेंड एंड 3, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, एक हेनरी 6 का पार्ट 1 आ जाएगा, देन आपका हेनरी 6 पार्ट 2 आ जाएगा, एंड देन आपका हेनरी 6 पार्ट 3 हो जाएगा, देन आपका रिचर्ड 3 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टेट्रालॉजी में आता है ये प्ले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, और जो आपका प्ले है हेनरी 6
हालांकि हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं टेट्रालॉजी बता रही हूँ, हेनरी 6 जो पार्ट 1 है, अगर हम बात करें हेनरी 6 पार्ट 1 की, तो ये आपका इसका जो सब्जेक्ट होगा पार्ट 1 का, तो ये 100 ईयर्स ऑफ वॉर पे है। एंड पार्ट 2 का अगर देखा जाए, पार्ट 2 तो वॉर ऑफ रोजेस पे है, वॉर ऑफ रोजेस पे है। एंड पार्ट 3 भी वॉर ऑफ रोजेस पे है, लेकिन पार्ट 1 इसका सब्जेक्ट अलग है, मतलब किस पे बेस्ड है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना है। एंड रिचर्ड थर्ड जो है ये भी इसका भी सब्जेक्ट वॉर ऑफ रोजेस है, ये ध्यान रखना है। खैर बस इतना जाना कि फर्स्ट टेट्रालॉजी में कौन कौन से प्ले आते हैं, हेनरी 6 के तीनों पार्ट आते हैं और रिचर्ड थर्ड आते हैं। ये आपके फर्स्ट टेट्रालॉजी हो गए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टेट्रालॉजी हो गया। और अगर हम बात करें सेकेंड टेट्रालॉजी में, सेकेंड टेट्रालॉजी में अगर हम देखेंगे, ठीक है, जो आपकी सेकेंड टेट्रालॉजी है, तो रिचर्ड सेकेंड से लेके हेनरी 5 तक है, तो रिचर्ड सेकेंड इसमें आएगा। हेनरी फोर्थ का पार्ट 1 पार्ट 2 भी शामिल इसमें है, और हेनरी 5 भी है। ये सेकेंड टेट्रालॉजी में इनके हिस्टोरिकल प्ले आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और हेनरी 8 वो आपका लास्ट है, हेनरी 8 जो है वो आपका लास्ट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्रालॉजी इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट टेट्रालॉजी में आपके हेनरी 6 से लेके रिचर्ड थर्ड, यानी कि इसमें हेनरी 6 के तीनों पार्ट आएंगे, फिर रिचर्ड थर्ड आएगा। सेकेंड टेट्रालॉजी में अगर हम देखें तो रिचर्ड सेकेंड से हेनरी 5 तक, यानी कि आपके रिचर्ड सेकेंड आएगा, फिर हेनरी 4 का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर हेनरी 5 भी इसमें आएगा, और ये बेचारा अलग है हेनरी 8, ये ध्यान रखना है। खैर इसमें हमने क्या देखा, शेक्सपियर के फर्स्ट पीरियड में कौन सा प्ले आया, सेकंड पीरियड में कौन सा प्ले आया, थर्ड में कौन कौन सा प्ले आया, कौन सा इमेच्योर था, मतलब फर्स्ट पीरियड के कौन से प्ले जो आपके फर्स्ट पीरियड के थे वो इमेच्योर थे, बाकी सेकंड पीरियड के तो मेच्योरिटी आने लगी थी, और जो पीक पर थी उनके जो थर्ड पीरियड के जो प्ले आए थे एकदम पीक पर थे, मेच्योरिटी लेवल था, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये पीडीएफ चाहिए तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी यूट्यूब की जो पीडीएफ है वाईटी की वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।